चलो दोस्तों, आज के मुद्दा शुरू करने से पहले एक जबरदस्त चीज तुम्हें दिखाता हूँ ना, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये हो क्या रहा है भाई। हे दोस्तों, आपने मुंबई के डब्बा वाले के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात कर किसके बारे में? डब्बा वाले तुमने सुना है कहीं मुंबई डब्बे वाले? नहीं सुने? तो पहले सुन लो क्या कहते हैं, ले जा रहे हैं फिर मैं दुनिया बताऊंगा। में और उनके पीछे का मोटो और इंस्पिरेशन भी। सो लेट्स बिगिन। महादेव फौजी नाम के एक व्यक्ति ने 1890 में मुंबई में लंच डिलीवरी सर्विस शुरू करी थी। शुरुआत में उन्होंने तकरीबन 100 लोगों के साथ मिलकर ये महान कार्य की शुरुआत की थी। बाद में 1956 में उत्तर मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स ट्रस्ट के नाम से ये चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, जो कि अगर आज बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 5,000 से ज्यादा डब्बा वाला काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास आज 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं जिनको वो लोग हर रोज टिफिन डिलीवर करते हैं। मतलब कि हर एक डब्बा वाला 30 से 40 टिफिन कैरी करता है, और वो भी मुंबई की क्राउडेड लोकल ट्रेन में। डब्बा वाले की खास बात यह है कि उनकी सर्विस 365 डेज अवेलेबल होती है, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, ठंड हो या फिर गर्मी हो। मुंबई में उनके बारे में कहा जाता है कि इन हैवी रेन लोकल ट्रेन में स्टॉप बट डब्बा वाला नेवर स्टॉप। सरप्राइजिंग बात यह है कि उन सबकी एवरेज लिटरेसी 8वीं पास है, फिर भी उनकी एरर रेट है 1 इन 16 मिलियन। मतलब यह हुआ कि हर 1.5 करोड़ डिलीवरी में महज एक भूल होने के चांस है, और वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना। उनका मोटो है, कस्टमर राजा नहीं बल्कि महाराजा है। ऑनेस्टी उनकी स्ट्रेंथ है। वह लोग किसी भी कस्टमर से टिप नहीं लेते। डिब्बा वाले लोग डिब्बे के साथ वैल्यू एडेड सर्विस भी कस्टमर्स को देते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर अपना चश्मा घर भूल गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, तो वो लोग टिफिन के साथ डिलीवर करते हैं। नॉर्मली एक टिफिन 5 या 6 डब्बा वाले के पास होकर गुजरती है, फिर भी उनकी एक्चुअल डेस्टिनेशन पहुंचती है, और वो भी आइडियल लंच टाइम 1 बजे से पहले। डिब्बा वाले लोग ना ही सिर्फ 1 बजे से पहले डिब्बा पहुंचाते हैं, बल्कि वो लोग लंच टाइम पूरा होने के बाद टिफिन को रिस्पेक्टिव घर भी वापस डिलीवर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर कस्टमर को वो लोग एक दिन में 2 डिलीवरी करते हैं, और वो भी 500 रुपीज पर मंथ जैसे कम दाम में। मुंबई जैसे क्राउडेड सिटी में 2 लाख डिलीवरी करना, और वो भी टू एंड फ्रो, मतलब कि 4 लाख डिलीवरी पर डे ऑलमोस्ट विदाउट अ सिंगल एरर, ये अपने आप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और तभी हार्वर्ड और आईआईएम जैसी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने उस पर केस स्टडीज भी की है। तो डब्बा वाला से आप और हम क्या सीख सकते हैं? द फर्स्ट वन इज, वी डोंट नीड टेक्नोलॉजी टू बी एफिशिएंट। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टूल, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कम कंट्रोल करते हैं और टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा कंट्रोल करती है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से। आज भी उनका सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उन्हें कोई मैसेजेस, एसएमएस या फिर ईमेल्स करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है, जो अपने आप ही चल रही है। द सेकेंड पॉइंट इज, अ गुड टीम इज अ ग्रेट एसेट। बिजनेस में कई बार लोग बहुत सारी चीजें अकेले ही करने की मिस्टेक करते हैं, और उसका रिजल्ट यह होता है कि वह लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि हर एक अच्छा एम्प्लॉय एक एसेट है, और जब हम इन अच्छे एम्प्लॉयज को साथ में रखेंगे टुवर्ड्स कॉमन गोल, कॉमन प्रोसेस एंड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, तो वो एक वेल ऑइल्ड मशीन, एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए। एनी गुड टीम वर्क इज अ ग्रेट एसेट फॉर एनी कंपनी और एनी कंट्री और एनी सर्विस। समझ गए भाई? आज का मसला यही है, ये जो दिख रहे हैं ना टीम और ये, इसको एक नए शब्द से पढ़ना है। तो सर ये आपने क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया सर? ये आपने क्या देखा? ध्यान सुनेंगे अब। ये देखा आपने मुंबई डब्बा वाला। तो भाई मुंबई डब्बा वाला को, जो मुंबई डब्बा वाला के बहुत बड़े अचीवमेंट है। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सुनिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुंबई डब्बा वालों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। और खतरनाक बात यह कि मुंबई डब्बे वाले जितने भी है वो सब सिर्फ 8वीं पास है। एवरेज एवरेज पढ़ाई उनकी कितनी है? 8वीं पास। यानी कि सिर्फ मात्र 8वीं पास लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं।
आना जाना रहना खाना पीना सब यूनिवर्सिटी की तरफ से। उनके पास थोड़े पैसे जो वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्पॉन्सर किया था हार्वर्ड हर साल। इंडिया में आईआईएम्स, हर आईआईएम मुंबई डब्बा वाला के हफ्ते भर के लेक्चर रखते हैं, है ना। यानी कि फिर से इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन 8वीं पास लोगों को बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। अजीब सी बात नहीं है। और यही मुंबई डब्बा वाला जो है, इन्हें वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एरर चेक करती है कि हाउ मैनी एरर यू आर रिपीटिंग इन द ट्रांजैक्शन। तो 16 मिलियन, यानी कि समझ गए ना, यानी कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन में एक भी एरर नहीं। तो इसे बोलते हैं 6 सिग्मा। क्या बोलते हैं? 6 सिग्मा कंपनी वो कंपनी होती है जिनमें 1.5 से 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन में कोई एरर नहीं पाया जाता, और वो भी इतने बड़े ह्यूमन, उसमें कोई एरर नहीं। यानी कि अगर 1.5 करोड़ डब्बे वो क्या करेंगे, घर से उठाकर ऑफिस में छोड़ेंगे, तो 1.5 करोड़ में से एक भी डब्बा गलत जगह नहीं जा रहा। एक भी डब्बा गलत जगह नहीं आ रहा। जिसका डब्बा है उसी की टेबल पे जा रहा है, और जिसकी टेबल से उठाया उसी घर पे डिलीवर हो रहा है। और उसमें नाम भी नहीं लिखते वो डब्बे वाले, किसके यहां जाना किसके नहीं जाना, कलर कोडिंग से, है ना, यानी विदाउट नेम चिट। तो इसे बोलते हैं 6 सिग्मा कंपनी, अ जीरो एरर इन 2 करोड़ ट्रांजैक्शन। किसकी वजह से? किसकी वजह से बोलो? सिर्फ कोऑर्डिनेशन। और यही एग्जाम्पल तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना, राइट। तो एनसीईआरटी के एक दो एग्जाम्पल मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो यार जब वहां से एग्जाम्पल मैंने लिया है तो उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ाया और तुम्हें बस एनसीईआरटी में वीडियो नहीं एग्जाम्पल दे रखा है। तो फिर जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी पहली बार, तब मैंने इनके ऊपर रिसर्च की थी, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा एग्जाम्पल कि एनसीईआरटी ने बहुत ही जानदार एग्जाम्पल दिया। और सोचो अगर कोऑर्डिनेशन के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मैं एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ये वाला लिख के आ जाऊं, रियल लाइफ एग्जाम्पल मुंबई डब्बा वाला, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। या फिर रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, मुंबई डब्बा वाला इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच कॉन्सेप्ट, तो क्या लिख के आओगे आप? क्योंकि एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन के अंदर ही क्या दे रखा है, मुंबई डब्बे वाले का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे बोर्ड में भी और सीयूईटी में भी। डेफिनेशन को देखो क्या कहता है, बहुत ही आसान डेफिनेशन। अनमोल भैया इधर देखो ध्यान से, लो पानी भर के लाओ, अपने लिए भी मेरे लिए भी, है ना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर, कोऑर्डिनेशन क्या है? पहला एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी मैनेजर क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं। क्या सिंक्रोनाइज करते हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। सिंक्रोनाइज द डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी 3 शब्द याद कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होगी। बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेशन क्या है? प्रोसेस इन विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट कौन से होते हैं देखो ध्यान से। ये मुंबई डब्बा वाला का कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ये लोडिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये जर्नी डिपार्टमेंट हो गया, और ये डिलीवरी डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कंपनी में क्या होता होगा, कंपनी में होता होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर कंपनी में क्या होता होगा, है ना, एक तरीके से देखो मान लो एचआर डिपार्टमेंट। फिर कंपनी में क्या होता होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फिर कंपनी में क्या होता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट। यही तो होता है, बोलो। अगर तुम यहां देखो तो यहां क्या, एक हो गया टीचिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, है ना, 2 डिपार्टमेंट हो गए। एक हो गया बुक्स डिपार्टमेंट और एक हो गया कोरियर डिपार्टमेंट, कि बुक जहां प्रिंट हो रही है डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैनेजमेंट जहां पे बच्चों से बात की हो गया, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, और एक कोरियर डिपार्टमेंट हो गया। हर कंपनी में 2 से 3 क्या होते हैं सर, 2 से 3 डिपार्टमेंट होते हैं। अब मुंबई डब्बे वाला क्योंकि कंपनी नहीं है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, डब्बे सप्लाई करती है, तो उनके डिपार्टमेंट के नाम हो जाते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट, लोडिंग डिपार्टमेंट, जर्नी डिपार्टमेंट और डिलीवरी डिपार्टमेंट। तो हर एक कंपनी अपने अपने प्रोसेस के, अपने अपने काम के हिसाब से डिपार्टमेंट का नाम देती है। बात समझ में ना। तो हम आरकेजी में क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे टीचिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बुक्स प्रिंटिंग डिपार्टमेंट और कोरियर डिपार्टमेंट, ये तो नाम देंगे, ठीक है। एक बड़ी कंपनी मान लो रिलायंस, अब टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स कार बना रही है, तो क्या डिपार्टमेंट करेगी, मोटर का टाटा मोटर्स का प्रोडक्शन, उनके लिए एम्प्लॉय हायर करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मोटर्स की सेल्स डिपार्टमेंट, करेगी नहीं करेगी।
अब आपका बिजनेस मॉडल कोई भी हो, आपके उसके अंदर के डिपार्टमेंट के नाम कोई भी हो, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सभी डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करता है। यानी सिंक्रोनाइज इज द सिनोनिम, पर्यायवाची किसका, कोऑर्डिनेशन का। सिंक्रोनाइज समझते हो ना, जोड़ना, मिलाना, इनको आपस में मिलाता है ताकि कोई भी गलती ना हो। एक बार बताओ, अगर प्रोडक्शन गलत हो गया तो फाइनेंस बिगड़ गया और सेल्स वाले पिटेंगे और अबे खराब सामान बेच रहे हो तुम। ऐसी मुंबई डब्बे वाले को देखो, अगर अंकल जी ने गलत डब्बा उठा लिया है ना, या वो हो गए लेट, ट्रेन छूट गई तो क्या होगा, खाना टाइम पे नहीं पहुंचेगा, घूम फिर के झगड़ा, है ना, वहीं का वहीं। बोलो बात समझ में आ गई ना। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, यानी दूसरी डेफिनेशन कहती है कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, यानी कि दोनों डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन को क्या नाम देते हैं, प्रोसेस। एक पॉइंटों में ये बात समझ में आई, ठीक है ना, राइट। दैट मैनेजर इंश्योर द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड एफर्ट्स, कि मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। सिंक्रोनाइज को यहां क्या वर्ड दिया गया, बोलो, अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये वर्ड। इस वाली डेफिनेशन क्या सिंक्रोनाइज, इस वाली डेफिनेशन में किस वर्ड से रिप्लेस कर दिया, ऑर्डरली अरेंजमेंट। जहां डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्ड था, इस डिपार्टमेंट को यहां क्या नाम दे दिया, ग्रुप नाम दे दिया। डिपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया, ग्रुप। तो पहली और दूसरी डेफिनेशन को ध्यान समझो। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो सिंक्रोनाइज करता है अलग अलग डिपार्टमेंट, सिंक्रोनाइज मतलब जोड़ना, मिलाता है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो मिलाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो ऑर्डरली मतलब ये सीक्वेंस में, ये रहा ना, पहले क्या, ये ऑर्डर है, पहले डब्बा उठाया जाए घर से तभी तो वो लोड किया जाएगा और तभी तो ट्रेन में चढ़ के डिलीवर होगा। यानी कि अगर आप देखो मुंबई डब्बे वाले के 4 क्या है, ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डर समझते हो ना, पहला स्टेप ऑर्डरली मतलब स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, तब स्टेप 4 वर्क करेगा। यानी आप इन चारों स्टेप को बोल सकते हो ऑर्डरली अरेंजमेंट, कि पहले कौन काम करेगा। भाई वो बताओ, ट्रेन चल रही है ये मान लो 11 बजे, है ना, और तो इसको डब्बा कितने बजे उठाना पड़ेगा, मान लो 9 बजे, है ना। बात समझ आई। तो भाई बताओ, जब 11 बजे इसको वहां पहुंचना है तो ये 9 बजे पहुंच के क्या करेगा वहां, ये कहेगा भाई मुझे 11 बजे ट्रेन में चढ़ना है ना, मैं 10:30 बजे बिल्कुल तैयार मिलूंगा। बात समझ में आई। और जब ये इनको दिया जाएगा तो खाने का टाइम हो रहा है मान लो 1 PM। अरे तो ये ऑफिस के बाहर जहां पर ये डब्बा ट्रेन से कलेक्ट करके ऑफिस में छोड़ेगा, तो वहां पे ये सुबह 8 बजे जाके 9 बजे जाके क्या करेगा। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट कहता है कि हर एक टीम को अपने निश्चित समय पे वहां पहुंच जाना है, उससे पहले पहुंचने की जरूरत नहीं है, और उसके पहले और बाद में पहुंचना तो बिल्कुल ही बेकार है। बात समझ में आई। जैसे ये 9 बजे यहां पहुंच गया, अब जैसे ये 9 बजे यहां पहुंच गया और इसने 10 बजे इसको यहां पे दे दिया, अब ये 9 बजे फ्री है, अब ये 9 बजे कोई और काम कर सकता है आराम से। अब इसे पता है कि जब ये रिवर्स ऑर्डर चलेगा तो मैं डब्बे उठाए जाएंगे 3 बजे, है ना, 3 मान लो 4 5 और यहां पे पहुंचाए जाएंगे 6 बजे। तो सुबह 9 बजे जिस बंदे ने डब्बा उठा के आगे वाले को दिया होगा, तो उस बंदे को ये पता है कि डब्बे उठा के जब घर में पहुंचाऊंगा तो शाम को 5-6 बजे का काम है। कितने बजे काम है, 5-6 बजे का। तो ये वाला बंदा जो पहले स्टेप, पहला ऑर्डर जिसने पहला काम शुरू किया, इसकी बिजीनेस जो होती है, यानी कि ये बेचारा बिजी कब होगा, सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 फिक्स है। अब इसको बोल दिया भाई तू 9 से 10 काम कर ले, 5 से 6 काम कर ले, इसके बीच में जो तेरा काम हो वो कर ले, रिक्शा चला ले भाई, तेरे अंदर कोई स्किल है वो काम कर ले भाई, दर्जी का काम जानता है तो दर्जी के चला जा, है कि नहीं बात। कोई भी तेरे कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग का काम आता है, लैपटॉप पे टाइपिंग कर ले, किसी को जरूरत है तो कोई भी काम कर ले, प्रिंटिंग का काम आता है, प्रिंटिंग प्रेस में जाके काम कर ले, लेकिन 5 से 6 और 9 से 10 के बीच में तो तुझे तैयार मिलना चाहिए। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, इसे बोलते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं। अब ये ऑर्डरली अरेंजमेंट किसका हो रहा है सर, अलग अलग ग्रुप। भाई इन ग्रुप्स को ही तो क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रुप। अब पहला ग्रुप कौन सा हुआ, फाइनेंस ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा हुआ, HR ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन सा हुआ, सेल्स ग्रुप। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें आप डिपार्टमेंट बोलते हो, उन्हें कुछ लोग क्या बोल देते हैं, ग्रुप्स बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आई। अब देखो इसके
एग्जाम में एमसीक्यू कैसे बनेंगे बताना जरा। एमसीक्यू ऐसे बनेंगे, विच है ना, क्या लिख के मिलेगा, विच प्रोसेस इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट, विच प्रोसेस इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। बताओ क्या आंसर दूंगा भाई। तुम्हें तो इतना होश में पढ़ लेना है कि तुम्हें क्या देखने की जरूरत ना पड़े, हाँ ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, पहले तुम्हें पता होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट और ग्रुप, ये दो शब्द कहां पाए गए, तो एग्जाम में मिलेगा। क्या ये टीम वर्क है ना, क्या ये कोऑपरेशन है ना, क्या ये कोऑर्डिनेशन है, या फिर ये नन है। तो आंसर क्या होगा सर, कोऑर्डिनेशन। सेम पैटर्न पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, विच प्रोसेस इंश्योर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी, सिंक्रोनाइज यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, इनको कौन जोड़ता है, इनको कौन मिलाता है, सिंक्रोनाइज एक एक मिला के इनसे काम करवाता है कौन। तो आंसर क्या लिख के आओगे, आंसर लिख के आओगे सर कोऑर्डिनेशन। नोट कर लो जल्दी। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि हमने आज क्या जान लिया कि अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट जैसा वर्ड लिखा मिला, सिंक्रोनाइज जैसा वर्ड लिखा मिला, ऑर्डरली अरेंजमेंट वर्ड लिखा मिला, सिंक्रोनाइज वर्ड लिखा मिला, तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जो किसको दर्शाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन को दर्शाते हैं हमेशा। ठीक है, नोट कर लिया, ऑनलाइन वाले साथ में पिक ले लेंगे है ना। तो सर कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या हुआ, अभी तो हमने देखा अलग अलग ग्रुप एफर्ट से कोऑर्डिनेशन जोड़ता है, इसी को क्या बोल दो, अलग अलग ग्रुप को कोऑर्डिनेशन जोड़ता है, इसी को क्या बोल दो, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। यानी पहला पॉइंट डेफिनेशन से निकल के आया, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग टुगेदर द डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप को जोड़ता है। ग्रुप को क्या बोलते हैं सर हम, तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट डिपार्टमेंट, किसके लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना। तो पहला चरित्र कोऑर्डिनेशन का उसकी डेफिनेशन से निकल के आया कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, अलग अलग लोगों को क्या करता है, जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन की एक और खास बात है ना, जो तुम्हें इस बात से समझ में आएगी सर। सही है ना। समझ में आई बात, क्या समझ में आई बात, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और ये यूनिटी हमेशा कैसे होगी, जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कौन लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छा अगर वो चींटी ये ना बोलती, सीटी बजा के जुड़ जा, तो इनके अंदर ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि भाई
मिलके काम करेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना तो भाई वो खा जाएगा सब चींटी को। ये इमोशन और ये जज्बा कह दो या फिर ये टीम वर्क इनके अंदर कैसे बिल्ड हुआ? कोऑर्डिनेशन देकर, कि भाई आज जिस चींटी को खींच रहा है वो, तो ये मत सोचो ना कल को तुझे नहीं खींचेगा वो। आज इसकी बलि चढ़ी, कल तेरी चढ़ेगी। तो अगर मिलके बच गए तो आज इसे बचा लेंगे, साथ में कल हमारी टीम में रहेगा, है कि नहीं बात? तो कोऑर्डिनेशन हमेशा, कोऑर्डिनेशन के गुण हैं चरित्र, और वो गुण कोऑर्डिनेशन का है कि कोऑर्डिनेशन हमेशा आपको जब ग्रुप में जोड़ेगा तो वो ग्रुप में हमेशा यूनाइट करेगा। आपको क्या करेगा? यूनाइट। ग्रुप में जोड़ने का मतलब ये नहीं ग्रुप में फूट डलवाएगा कोऑर्डिनेशन, कि ग्रुप में तो हम हैं लेकिन हम एक दूसरे को क्या नहीं करते, बोलो, सहायता नहीं करते। ग्रुप में जुड़ो, लेकिन कैसे जुड़ो? यूनिटी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एग्जांपल लिख के दिया है मैंने। तुमने ऑब्जर्व किया होगा मारुति में कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से हमेशा ही पूछता है, अनमोल भैया हमेशा पूछता है क्या, कि ज्यादा कितना प्रोड्यूस करूं। अब ये थोड़ी कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया 1 लाख प्रोड्यूस कर दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम प्रोड्यूस करेगा, और भैया पता लगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 5 लाख प्रोडक्शन कर दिया, तो वो क्या बोलेंगे? अब जगह ही नहीं है भाई, तू बनाया जा रहा है, यहाँ इंडिया के टोटल आउटलेट में जगह ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो कहां से रखें, स्टोरेज कहां से लाएं? तो कंपनी खत्म हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ताकि मिलके काम कर सके, कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट जितने बोलेगा प्रोडक्शन भी उतना ही करना पड़ेगा। अगला, कोऑर्डिनेशन एक दिन का प्रोसेस है, रोज का प्रोसेस है? रोज का। तो मुंबई डब्बा वाला का एग्जांपल लिखेंगे, लिखो बुक में। बुक मिल गई? नहीं मिल गई? मुंबई डब्बा वाला गिविंग डिलीवरी सर्विस फ्रॉम होम टू ऑफिस डेली सिंस 1890। ये क्या शो करता है? दिस शोज, बोलो, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मेरा एग्जांपल हो गया इस पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे होगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल? तीनों पे। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करेगा प्लान्स, पॉलिसी। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करेगा डिपार्टमेंट, एक दूसरे प्रोडक्शन वाला किससे कोऑर्डिनेट करेगा? सेल से। और लोअर लेवल में फोरमैन कोऑर्डिनेट करेगा दूसरे लेबर से, इन सब से। तो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे होता है ना। कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो प्लान्स को मैनेज करेंगे, मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे, और लोअर लेवल पे अलग अलग वर्कर्स को मैनेज करेंगे। यानी कि अगर आपके पास फंक्शन, अगर देखो प्रोडक्शन मैनेजर भी है, और सेल्स मैनेजर भी है, और मार्केटिंग मैनेजर भी है, फाइनेंस मैनेजर भी है, तो इन चारों में से कोई भी एक बंदा ये नहीं बोल सकता उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी। वो पूछेगा मुझसे, है ना, कि बता मार्केट में कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूंगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूछेगा, मैं क्यों जाऊंगा पूछने? भाई ये ईगो वाली बात नहीं करनी, ठीक है ना। तो हर एक लेवल की जिम्मेदारी है कि भाई तुम दूसरे डिपार्टमेंट का नुकसान करके अपने डिपार्टमेंट की ईगो पे ऊंचा रखना चाह रहे हो, पर नुकसान तो कंपनी को हो रहा है ना। अब भाई मान लो मारुति ने की डिमांड है 5 लाख, तुम प्रोड्यूस करे बैठे हो 8 लाख, तो 3 लाख कार तो आउटडेटेड हो जाएंगी, अगले साल तो बिकती भी नहीं। तुमने देखा होगा ना, दिसंबर में सेल्स चलती है, दिसंबर एंड में कार थोड़ी सस्ती मिलेगी, है कि नहीं बात। रीजन बीइंग कि जो 2000 मान लो जो 2020 की कार है, 2025 की कार है, 2030 की कार है, तो 20 वाली 21 में क्यों खरीदोगे तुम? क्योंकि वो 20 वाला मॉडल हो गया ना। और जो 2025 वाली कार है उसमें 2026 में क्यों खरीदूं? इसलिए तुमने देखा होगा 99% कंपनी नहीं, 100% कंपनी दिसंबर में सेल लगाती है कि भैया ईयर एंड सेल चल रही है, तो आप दिसंबर में क्या कर लो, खरीद लो, है ना, राइट। लेकिन वो टेक्नोलॉजी और वो डिजाइन कौन सा हो जाता है? 1 साल पुराना हो जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल की जिम्मेदारी है। और एक और मजेदार बात, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो डेलिब्रेट एफर्ट है। कौन सा एफर्ट है सर? डेलिब्रेट। एक तो है कोऑर्डिनेशन वर्ड, सुनना ध्यान से, एक तो कोऑर्डिनेशन वर्ड आता है, एक वर्ड आता है कोऑपरेशन। कौन सा वर्ड आता है? कोऑपरेशन।
एक आता है कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। कोऑर्डिनेशन को कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर से कराया जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन को मोटिवेट कर कर और गाइडेंस देके कराया जाता है ना। अब मान लो भाई तुम बाइक, तुम्हारा बुलेट बाइक है, डिग 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 बुलेट बाइक बहुत भारी सी नहीं होती वो, अब वो पंचर हो गई है ना, अब तुमसे हिल भी नहीं रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है भाई ये क्या मुसीबत आ गई, फंस गया मैं तो। अब तुम सोचो क्या करूं, किससे मदद मांगू। अब तुमने किसी को मदद के लिए बुला लिया, भैया यार ये है ना बहुत दिक्कत की बात है भैया, ये हो गया मुझसे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हिल नहीं रही भैया, मैं पतला सा आदमी भैया, इतनी बाइक मैं आज का जिंदगी में कहीं बुलेट बाइक चलाऊंगा नहीं भैया। तो कह रहा भाई क्या होगा, क्यों रो रहा है, कह रहा भैया यहीं तो धक्का लगवा दो, पैसे ले लेना चाहे यार, धक्का लगवा दो थोड़ा सा, यहाँ तक पहुंचवा दो। वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गया क्योंकि तुमने उससे बोला, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर। तुम किसी से बोल के करवाते हो और है ना कह के करवाते हो। अगर मैं कोऑपरेशन की बात करूं तो मान लो तुम्हारी बाइक खराब है, तुम सर पकड़ के बैठे हो और मैं जा रहा हूं, है ना, मैं तुम्हारे पास आ गया, क्या हो गया भाई, क्या होगा, क्या दिक्कत होगी बाइक में, कह रहे यार एक तो बुलेट है सर, ऊपर से ये हो गया और दिक्कत हो। मैंने कहा चल यार चल आगे तक मैं है ना मदद कर देता हूं। तुमने मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैंने फिर ही मदद कर दी, इसे बोलते हैं कोऑपरेशन। यानी कोऑपरेशन में इंसान आपकी मदद, आपके एफर्ट्स को खुद देता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। लेकिन यहां पे आप उससे मांगते हो, उसे मोटिवेट करते हो, उसे गाइड करते हो, हो सकता है पैसों का भी लालच दो। तो कोऑर्डिनेशन के लिए डेलिब्रेट फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डेलिब्रेट होता है, डेलिब्रेट। आपको दूसरे से क्या करना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, करवाना पड़ता है। पियो पानी पियो, है ना, ठीक है। तो डेलिब्रेट होता है, मदद मांगनी पड़ती है। आप बोलो बात समझ आ गई, राइट। अब देखते हैं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब तुम्हारे जैसे एक बालक क्या बोला, सर मैं आपको सही बताऊं ना, आपने कोऑर्डिनेशन की तारीफ तो बहुत कर दी, मुंबई डब्बा वाला, अमेरिका, ये वो है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM, लेकिन जब तुम सच्ची में कंपनी में पहुंचे तो एक बालक ने कहा सर आपने जो पढ़ा है ना, सारी की सारी कोऑर्डिनेशन की जो बातें हैं, कौन सी बातें सर, मैंने ऐसे बढ़िया बढ़िया चरित्र कहीं नहीं देखे, बस किताबों में ही देखे। ग्रुप होगा, यूनिटी होगी, यहाँ तो लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूक रख क्या करते हैं, गोली चला देते हैं, एक दूसरे कंधे पे रख के, मैं सर मेरा प्रमोशन होना है, मैंने उसको काट दिया, खुद आगे निकल गया, है ना। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। आप कहते हो परवेसिव है, कोई परवेसिव नहीं है, सबकी जिम्मेदारी, किसी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, है ना, राइट। तो भैया सर आपने सर जो पढ़ा है ना, बस किताबें बातें लगी, सारी कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, गप है, गप। गप समझते हो ना, जो लंबी लंबी फेंक देते हैं, गप है, समझ गए। तो आज के बाद कोई तुमसे कोऑर्डिनेशन के बारे में बोले तो क्या बोलोगे, सर सारी कोऑर्डिनेशन गप है, समझ गए। सारी का मतलब ऑल, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। और सर है ना, कोऑर्डिनेशन का क्या है, कोड है, कोऑर्डिनेशन का तो सीक्रेट कोड है। और सी से क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मुंबई डब्बा वाला की तरह कंटिन्यूअस। 1890 से लगातार सर्विस दे रहे हैं वो, डेली 365 दिन, ट्रेन रुक जाए, जान चली जाए, मुंबई डब्बा वाला सर्विस देते रहेंगे। जी से क्या होता है सर, ग्रुप एफर्ट, जो भी तुमने वीडियो दिखाई मैंने, है ना, टीम में काम करो। यू से क्या होता है सर, यूनिटी। और पी से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव। पी से क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, परवेसिव, कंटिन्यूअस, है ना। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, हर 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 लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में होता है। तो क्या बोलोगे सर, सारी कोऑर्डिनेशन क्या है, गप है, सारी की सारी कोऑर्डिनेशन गप है सर। याद हो जाएगी बात। ये काम आएगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखो, ये है एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। और बच्चा कहता है सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता क्या आता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन या डिस्कस। बच्चा बोलता है सर
क्या ही लिख दूं इसमें, क्या लिख दूं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब, एसेंस मतलब होता है जरूरी। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ, अब देखो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन, है ना। इस सीन की वजह से जरूरी है कोऑर्डिनेशन। बेटा बताओ भैया, समझ गए कि भैया ऑस्ट्रेलिया के, अब कह रहा है कि भाई पिक्चर लगभग सबने देखी होती है ना, तो ये शाहरुख खान कह रहा है करते हुए कि भाई कल मैच है फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये मैच हम हारने वाले हैं। तो लड़की कह रही छोटी वाली, है ना, क्यों कोच साहब ऐसे कह रहे हो। मैं कह रहा पागल मत समझो तुम दूसरे कोच को, कि भैया उन्हें साफ दिखता है कि फॉरवर्ड, समझते हो ना जो फॉरवर्ड खेलते हैं फुटबॉल में, हॉकी में ना, कि जो दो प्लेयर फॉरवर्ड खेल रहे हैं वो फॉरवर्ड वाले प्लेयर एक दूसरे को पास नहीं दे रहे, तो पास नहीं दे, उसके बाद का फायदा नहीं उठाएंगे वो, है ना, फायदा उठाएंगे उस बात का, इसलिए हम ये हार रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है आपस में, तुम ये जान लो, तुम दोनों की आपस में प्रॉब्लम क्या है तुम ये जान लो, तुम्हारी आपस की प्रॉब्लम में तुम दोनों नहीं हार रहे, इंडिया हारेगा। तुम दोनों की आपस की प्रॉब्लम में कौन हारेगा, बोलो, आपस की प्रॉब्लम में इंडिया हारेगा, तुम दोनों नहीं हारोगे। यही बात हर एक कंपनी का एक अच्छा सीईओ, अच्छा मैनेजर, है ना, अपने एम्प्लॉय को समझाता है कि तुम्हारी आपस में क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के चक्कर में तुम नहीं हारोगे, कौन हारेगा, हमारी कंपनी हारेगी। और कंपनी के हारने का मतलब है कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। और ये आपस में दो लोग कौन है, ये प्रीति सबरवाल और चौटाला नहीं है कि वो प्रीति और वो चौटाला, भाई तू तो भैया अब गाँव छोड़ के आई थी और तू बेहोश हो गई, भूल गई तू अब, है ठीक है ना, राइट, और तू चंडीगढ़ कैप्टन बनती है, अब तुझे इस टीम में आना था, ये करना था, वो करना, तो सब भूल गई अब। तो तुम अपने पर्सनल क्या कर रहे हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है ना। तुम्हारी आपस की लड़ाई में कंपनी हारेगी, इंडिया हारेगा, है कि नहीं बात। तो बताओ उन दोनों की लड़ाई इस पिक्चर में क्यों होती है, क्योंकि तुम सबने पिक्चर को देखा है, क्यों होती, नहीं टेक्निकल बात बताओ क्यों होती है, गोल्स की वजह से, एक के ज्यादा होते हैं मतलब, हाँ, है ना। एक वो लड़की कहती है प्रीति सबरवाल की मुझे दिखाना है, क्रिकेटर होता ना उसका बॉयफ्रेंड, है ना, कि वो समझता है कि क्रिकेट ही सबसे ऊंचा है और हॉकी वॉकी टुच्चे गए, मैं वो दिखाऊंगी मैं उसे, ठीक है ना। और ये सोचती है कि यही अपने आप में गोल करने में लगी रहती है, ठीक है, बॉल मुझे देती नहीं, इस चक्कर में अपने आप को बनती है कि भैया सारे गोल करके क्या कर दूंगी, हाँ जीत जाऊंगी। जैसे होता ना कि भाई, हाँ कि भाई वो नहीं होता क्या कहते हैं, एंड आखिरी बॉल पे 3-4 रन चाहिए होते, 2 रन चाहिए होते, बॉल बहुत सारी है पर छक्का मार के जिताऊंगा, वो एटीट्यूड नहीं होता। जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में बोलते हैं लोग, है ना, भाई उसकी सेंचुरी हो रही है, अभी हुआ था ना वर्ल्ड कप में, पता नहीं किस मैच में उसकी सेंचुरी होती बेचारे की, हाफ सेंचुरी, उसको रन नहीं लेने थे, छक्का मार के मैच जाते, तो लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा, वो लोग कहने लगे भाई यार उस भाई की सेंचुरी हो रही है तो उसको सेंचुरी लेने दे, तो छक्का मारने में हीरो बन रहा तो कुछ लोगों में एटीट्यूड होता है ऐसा, छक्का मार के जिताएंगे भाई, सारे गोल हम करेंगे। तो ये उन दोनों की प्रॉब्लम है ना। अब कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों है, कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या कराता है, कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में क्या कराता है, क्या कराता है, सुलह कराता है। यानी दोनों के बीच में जो शाहरुख खान करने की कोशिश कर रहा है ना, वो कराता है। यानी कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कंपनी में जो दूसरे कई अलग अलग राज्य से आए होते हैं, उनके अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, उनकी अलग अलग पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उनकी अलग अलग ईगो होती है। बात समझ में आ रही ना। जैसे प्रीति सबरवाल की अलग है और चौटाला की अलग है। उसे उस अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना है कि क्रिकेट सब कुछ नहीं होता, हॉकी भी है ना बढ़िया खेल है। वो सोचती है कि मैं गोल कर दूंगी तो भैया लोग कहेंगे भाई चौटाला बहुत बड़े खेलती है, भाई अपने घर वालों को दिखा दूंगी देखो, है ना। तो सबके अलग अलग इमोशंस और बिलीव्स हैं, सबका अलग अलग एक क्या है, लाइफस्टाइल है, तरीका है। अब कोऑर्डिनेशन इनमें इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये अपने अपने पर्सनल गोल को ऊपर रखते हैं और कंपनी के गोल को, इंडिया के गोल को पीछे रखते हैं, इसलिए पास नहीं करते और एक खुद ही क्या करते हैं, टीम को खुद ही अकेले जिताने की कोशिश करते हैं कि बस मैं ही हूं और कुछ ना है। बात समझ में आई ना, राइट। इसलिए कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सबको कंबाइन करता है, जोड़ता है, समझाता है। क्या जोड़ता है, एफर्ट्स
ऑफ पीपल, अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट, है ना। अब ये लोग कौन है? डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंबाइन करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को, कि भाई वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे और अगर मिलके चलेंगे तो क्या होगा? शाहरुख खान तो समझा रहा है, भाई तुम पास नहीं दोगे ना तो हारेंगे, फिर करते रहना कल जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन शाहरुख खान कब करा रहा है? मैच के दौरान करा रहा है, मैच से पहले करा रहा है, यानी कि वो मैच से पहले नहीं, उससे भी एक दिन पहले प्लानिंग स्टेज पे करा रहा है कि भाई कल की बात कर लेते हैं, कल हार के बात करने से अच्छा है पहले पता लग जाए कि हम हार रहे हैं तो बात कर लेते हैं, भाई जब हार रहे हैं तो बात करके हार लेते हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन कभी भी कब नहीं होता? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस नहीं होता। कोऑर्डिनेशन पहले से समझाया जाता, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू इसको कोऑर्डिनेट करेगा। वो देखा तुमने आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है 2.5 मिनट का, वो एक्चुअली में उसका नाम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रखा है, पर उसका नाम होना चाहिए कोऑर्डिनेशन टाइम आउट, कि अब मुझे कोऑर्डिनेशन में करना कैसे। भाई कोच को भी बुला लिया, मेंटर को भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, फिर वापस से बात कर रहे हैं भाई डेथ ओवर में ये बंदा बॉलिंग डालेगा, है ना, 15 ओवर हो चुके हैं, अब ये खेलने आएगा तो उसको ये बॉलिंग डालेगा, समझ रहे हो बात को, लेफ्ट हैंड खेलेगा तो राइट हैंड बॉलिंग डालेगा, ये सब करते हैं ना कॉम्बिनेशन वगैरह, राइट। ठीक, कभी कभी तुमने देखा होगा एक बॉलर को ऊपर भेज देते हैं बैटिंग के लिए, है कि नहीं बात? देखा नहीं देखा? ऐसा क्यों करते हैं? उनकी अपनी एक कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी होती है कि जो बॉलर है ना बुमराह, अब वो क्या कहते हैं थर्ड डाउन आ गया, ठीक है, अब कुछ सोचा होगा ना टीम ने, इसे बोल देते हैं टेस्ट मैच में नाइट वॉचमैन, है ना, नाइट वॉचमैन की तरह। तो ये कोऑर्डिनेशन है कि मेन प्लेयर की विकेट ना गिर जाए तो बॉलर को भेज देते हैं, वो तो फिर ने बनाना उसे बोल देते हैं भाई आराम आराम, बस तू देख देख के टुक टुक करता रही, बस वहां जाके बस तू ये क्या करते शाम का टाइम निकाल दे, बस आउट मत होइए, टुक टुक करता रही वहां जाकर रन जीरो बना तू रन, ठीक है ना। तो टेस्ट मैच की प्रक्रिया में से नाइट वॉचमैन बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, ये सारी जो स्ट्रेटजी है ये सब कोऑर्डिनेशन है ना, राइट। तो कोऑर्डिनेशन इज द क्या बोलेंगे? फॉर कंबाइन द एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कंबाइन करता है एफर्ट्स ऑफ पीपल, एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स और एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट। और ये कब होता है? बोलो, प्लानिंग स्टेज में। तो पहले पॉइंट में क्या हाईलाइट करेंगे? कोऑर्डिनेशन क्या सहायता करता है? कंबाइन द एफर्ट। दूसरा, ये कब होता है सर? ये प्लानिंग स्टेज में किया जाता है ना, और ये चलता रहता है जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, है कि नहीं बात? अब बात ये बात कि शाहरुख खान ने जो दिखाया उसका कारण क्या था? उसका कारण था लार्ज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर 2-3 बंदे, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, पराग सर पढ़ा रहे हैं, बस तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे ना, तुम्हारी क्लास इस दिन, मेरी क्लास इस दिन, बात खत्म। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए जिसमें 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या होगा सर? जैसे जैसे कंपनी का साइज इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होगी, उनकी हैबिट अलग अलग होगी, और वो अलग अलग कल्चर से आए होंगे, तो उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, समझ गए ना बात? जब तक स्टेट में खेल रहे थे ना तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ भाई भाई, बिहार बिहार भाई भाई, यूपी यूपी भाई भाई। अब जब देश के लिए खेलते हैं तो चंडीगढ़ बिहार यूपी नहीं होता, फिर इंडिया इंडिया भाई भाई करना पड़ता है। लेकिन फिर मन में क्या आता है? मैं चंडीगढ़ से हूँ हैं और ये हरियाणा से है, ये चौटाला हरियाणा से हीरो बनती है अपने आप को, मैं चंडीगढ़ से हूँ। फिर मन में ये बात क्या रह जाती है। इसीलिए शाहरुख खान कह रहा है भाई तुम्हारे बैकग्राउंड अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, तुम्हारी हैबिट अलग है, तुम्हारे पर्सनल इमोशंस भी अलग है। ठीक है भैया, तुम घर से दौड़ के आई, तुम्हारे साथ कुछ चक्कर होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी कंपनी, एक बड़ी टीम से जुड़ रहे हो, तो तुम्हारे कॉमन गोल की तरफ तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। और वो गोल क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट, इंडिया की जीत, यानी कंपनी का प्रॉफिट, तुम्हारा पर्सनल प्रॉफिट नहीं। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो पर्सनल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। भाई इंडिया जीत गई तो तुम्हें, है ना, नौकरी, पैसा, एड्स सभी मिल ही जाने, जीत गई तो। दूसरा, जैसे जैसे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगली बात हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस। बताओ कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है? कोऑर्डिनेशन इससे जरूरी है क्योंकि हमारे कंपनी में जब बड़ी कंपनी होती है उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, है ना। डिपार्टमेंट समझ गए ना? कौन कौन से डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और
फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, जो लोगों को रखता है, हायर करता है। तो 4 डिपार्टमेंट तो हर कंपनी में पाए जाते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनके बीच का कोऑर्डिनेशन कराना बहुत जरूरी है, वरना कंपनी बिल्कुल क्या हो जाएगी, बेकार। खासकर 2 डिपार्टमेंट है जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कौन? फाइनेंशियल और सेल्स। बताओ क्यों? सेल्स डिपार्टमेंट सेल बढ़ाने के चक्कर में कहता है डिस्काउंट ज्यादा दूंगा, फाइनेंस कहता है नशे में है क्या, डिस्काउंट ज्यादा देगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा। मैं प्रॉफिट कम आ जाएगा तो फिर कंपनी नहीं चलानी। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है 10 से ज्यादा मत दे दियो, मैक्सिमम। सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है तो तू बेच ले सामान, तू बेच के तो देख एक बार। अरे कंपटीटर कम से कम 15% दे रहा है, वो कह रहा है 15 दूंगा, बोल क्या कर लेगा। अब झगड़ लिए। फाइनेंस क्या बोल रहा है, 10 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेल्स क्या बोल रहा है, भाई पड़ोसी 15 दे रहा है, कोका कोला कह रहा है पेप्सी 15 दे रहा है भाई, 1 लीटर की बोतल पे 90 रुपए की बोतल कितने में ले जाओ, 75 रुपए में ले जाओ। और तुम कह रहे हो कि 90 रुपए की बोतल 80 में, तो पेप्सी ले, कोक नहीं बिकेगी, पेप्सी बिकेगी। फिर घोर कंपटीटर है पेप्सी और कोक। 1 रुपए का भी फर्क नहीं होता उनके किसमें, प्राइस में, है कि नहीं बात। ये कांच की बोतल से लेके प्लास्टिक से लेके 1 लीटर की बोतल तो देख लो, प्राइस सेम मिलेगा। इतने भयंकर कंपटीटर हैं कि प्राइस के 1 पैसे की हेरफेर नहीं कर सकते। तो तुम कैसे कह दोगे कि डिस्काउंट कम करते जब पेप्सी दे रही है, कोक कह रहा है कैसे कम करते? अब कोऑर्डिनेशन, इनको दिक्कत, अब इनको मीटिंग करानी पड़ेगी ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। क्योंकि बड़ी कंपनी में, जब कंपनी बड़ी होती है तो वहां हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, और उन डिपार्टमेंट में हमेशा झगड़े रहेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और अगली बात, ठीक है ना, जो तुम्हारे ऊपर लागू होती है। अब भैया ये तुम बालक कह रहे हो सर अब 12th के साथ ही सीए का फॉर्म भी भर दिया, साथ साथ हम आपके साथ सीए की तैयारी भी करेंगे। तो कुछ बच्चे 12th के साथ सीए की तैयारी करते हैं। अब सीए की तैयारी करके तुम सीए बन गए भाई। अब मान लो उम्र तुम्हारी लेट से 23 साल 24 साल, तुम सीए बन गए। कहां पहुंचे तुम? बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचे, है ना। बहुत बड़ी कंपनी में या तो तुम सीए करके देखो जॉब करते हैं, या फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मान लो तुमने जॉब करी और बड़ी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी। वहीं पे बैठे शर्मा जी। शर्मा जी की एज 50 साल, लेकिन वो सीए नहीं है भी। पुराने जमाने में बीकॉम करके नौकरी लग जाती थी, बीकॉम है। अब शर्मा जी तुम्हें कोई बात समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शर्मा जी तुम्हें कोई बात समझा रहे हैं, तुम्हें, तुम्हारी ईगो पे लग गई। मुझे बताओगे शर्मा जी? मुझे बताओगे? शर्मा जी कह रहे हैं तमीज से बोल, पहले बड़ा हूं तुझसे, मुझे बताओगे मतलब क्या होता है? शर्मा जी आपसे तमीज से बोल रहा हूं, मतलब 1 घंटा हो गया मैं आपको देख रहा हूं, ये कर ले वो कर ले ये कर ले। अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, हैं? डेजिग्नेशन देखी तुमने मेरी, कहां बैठा हूं मैं? तुम्हें किसी बताया नहीं चार्टेड अकाउंटेंट हूं मैं? 1 घंटे से मुझे समझा रहे हो, मेरा दिमाग खाली नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा हूं। अब तुम्हारी ईगो पे आ गई बात कि कोई सामने वाला तुम्हें क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो ईगो पे लगी नहीं लगी बात? बोलो। अब तुम शर्मा जी को कुछ बता रहे हो तो शर्मा जी खुद गुस्सा कर रहे हैं, अब तू मुझे बताएगा? जुम्मा जुम्मा 4 किताबें पढ़ ली और मुझे बताएगा तू? अब 30 साल का एक्सपीरियंस है। जब तू 12वीं कर रहा था ना तो मेरी नौकरी लग गई थी, समझ रहा है? 18-19 सालों में मेरी नौकरी, जैसे मेरे पापा भी पहले गुस्से में बोल दिया करते थे मुझे, तो मेरे पापा 19 ईयर्स के थे जब उनकी जॉब लग गई थी, है ना। एग्जाम पास किया उन्होंने गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम पास किया, जॉब लग गई थी उनकी। तो पापा कभी कभी गुस्से में बोल दिया करते थे मुझे जब हम छोटे थे, अरे जिस उम्र में तो बीकॉम 12वीं में है ना, उस उम्र में हमने एग्जाम पास करे, सरकारी गवर्नमेंट जॉब ले ली थी। मुझे बताएगा एग्जाम के बारे में? तो अब शर्मा जी गुस्सा आ रहा है, तू मुझे बताएगा? जुम्मा जुम्मा 4 किताबें पढ़ के तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया बस, और तुम मुझे बता देगा? अबे 20 साल का एक्सपीरियंस कुछ होता है नहीं होता? चला के देख तुझे ये मशीन, यूट्यूब से पढ़ के, किताब से पढ़ के कोई एसी खोल के रिपेयर नहीं कर सकता। एसी खोल के रिपेयर करने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा तार कहां लगता है। इंजीनियरिंग किताब पढ़ने से एसी नहीं खुल जाते। और शर्मा जी के दिल पे लग गई बात। अब एक बूढ़ा व्यक्ति एक्सपीरियंस और एक तुम नए नए व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों की ईगो। तुम कह रहे हो बताओ हीरो बनना है शर्मा जी, हैं इतनी मेहनत कर ली, किसका नुकसान है झगड़े में? तो कंपनी फिर बुला लेती राउंड द टेबल, है ना, तुम्हें समझाएगी अरे यार
पापा की उम्र का है कि नहीं? पापा की उम्र के नहीं है शर्मा जी, तो बल्कि उनसे भी बड़ी उम्र के हैं। तो यार ऐसा अच्छा लगता है, इतने सीनियर आदमी इंसान है। अरे मैं खुद उन्हें सर करके बात करता हूँ, तुम यार ऐसे बोल रहे हो? बताओ, 2-4 किताबें पढ़ ली तो कोई बात नहीं है। सर देखो ऐसे ऐसे शर्मा जी है, शर्मा जी बालक हैं, ये है वो है, प्यार से बात करो, कोई बात नहीं है ना। अब कंपनी ने हायर कर लिया, क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही। तो दोनों की सुलह करवा दी। सुलह करवाने के बाद क्या हुआ? वही वाला सीन है कि चेन्नई धोनी को क्यों खिलाई जाती है? क्यों खिला रहे चेन्नई धोनी को? हाँ, इसलिए नहीं कि वो रन बनाएगा, रन तो वो उसकी बैटिंग ही नहीं आती, समझ गए ना। 14 मैच अगर आईपीएल में खेले जाते हैं तो 14 में से 10 में तो 12 में तो उसकी बैटिंग ही नहीं आती। तो जब भाई तेरे को बैटिंग करनी नहीं तो तू कप्तान क्यों है? क्यों? एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस किसको देता है? नए प्लेयर को। और वही नए प्लेयर जब इंडियन टीम में खेलेंगे, है ना, तो वो कहेंगे कोई बात ना भाई, धोनी का एक्सपीरियंस हमने आईपीएल में ले लिया था, अब इंडियन टीम में वो हो ना हो, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन ही एक टीम को क्या बनाता है? बड़ा बनाता है और विजयी बनाता है ना। कि एक ऐसे बंदे का एक्सपीरियंस जो नए बंदों को यह सिखा पाए कि काम कैसे किया जाता है नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों को सीखने के बाद। अब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा? एक बढ़िया मेंटोर कराएगा, है ना। उसी मेंटोर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच में जो बातचीत कराएगा। ये लिखी बात। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग आ जाते हैं, जैसे सीए और एमबीए, तो उनको ये लगता है कि दुनिया भर की नॉलेज बस उनके पास ही है, बाकी सामने वाला तो बिल्कुल बेकार है, सारी नॉलेज उनके पास है। तो वो चीजों को जज करते हैं अपनी नॉलेज से, ठीक है ना। वो गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते शर्मा जी की। अरे उन्हें कुछ नहीं आता यार, ठीक है, राइट। उन्होंने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखे हैं, टैक्स के बारे में कुछ पता भी है, जीएसटी के बारे में कुछ पता है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो इससे क्या होता है? झगड़ा होता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इसलिए कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू अचीव द कॉमन गोल। समझ में आ गई बात? बोलो समझ गए सर? तो ये था कोऑर्डिनेशन वाला मुद्दा, है ना। पहला बताओ। चुगली है, तुम्हारी भी चुगली करूंगा तुम्हारे घर पे मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो सीधा, पहले केस स्टडी मत पढ़ा करो, पहले देख तो लो पूछ कहां से रहा है वो कह रहा है एक क्वालिटी है जिसकी कमी है इस क्वेश्चन में, बस वही सीक्रेट वर्ड तुम्हें पहचानना है। कैसे पता लगेगा? पीछे वाले बच्चे, पूरी केस स्टडी बेकार है सिर्फ 2 शब्दों के अलावा। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, समझ गए? बस तभी तो शादी कोऑर्डिनेशन हमने गप मानी थी। कोऑर्डिनेशन सिखाता है मिल के काम करो, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करो, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करो, टीम एफर्ट, है ना। और यहां तुम क्या कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो। उसकी वजह से हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा, फालतू में डिस्काउंट दे आते हैं, ये कराते हैं, वो कर। सेल्स डिपार्टमेंट को किस चीज की कमी है? लैकिंग इज। बाकी पूरी की पूरी केस स्टडी बेकार है, बाकी कहानी है, बाकी क्या है? बाकी कहानी है बेकार। मुझे पढ़नी नहीं है वो काम, है ना। 2 फीचर कोई भी लिख दो, सारी कोऑर्डिनेशन गप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, परवेसिव, कंटिन्यूअस, साथ में एग्जांपल लिख दिया मुंबई डब्बा वाला, है ना। 2 फीचर, सारी कोऑर्डिनेशन गप है, इसमें से कोई भी 2 लिख दो। अच्छा ये बता दे रहा पिछली क्लास का मसला, ध्यान समझना क्या पूछ रहा हूं मैं। लेवल्स पूछ रहा है वो, कौन किस लेवल पे है। पिछली क्लास में क्वेश्चन नहीं करा था ये वाला। धीरज कह रहा है आई एम हैविंग द प्रॉब्लम मोटिवेटिंग द पीपल एट शॉप फ्लोर, यानी कि लो शॉप फ्लोर मतलब जहां लेबर काम करती है। तो ये कौन सा लेवल हो गया? लोअर लेवल। बिल्कुल सही पहचाना, ठीक है।
नीरज कह रहा है आई हैव प्रॉब्लम विद द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, मुझे नहीं पता लोग कितने रखूं। HR डिपार्टमेंट कंफ्यूजन है, तो कौन सा लेवल हो गया? अगला देखना। सूरज कह रहा है आई हैव टू डिसाइड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल कौन डिसाइड करता है कंपनी के? टॉप लेवल। कंपनी की पॉलिसी स्ट्रेटजी कौन डिसाइड करता है? लिख दोगे नहीं लिख दोगे? अब मैंने तो सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दिया जो जरूरी हैं। पढ़ो 10th। कौन सी कमी है हमारे, किस बात से पता लग रहा है? कैसे पता लग रहा है? सेम, डिपार्टमेंट ब्लेम्स, केओस बिटवीन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ब्लेम्स, केओस मतलब समझते हो? गड़बड़ी, झगड़ा। ठीक है, क्या मतलब होता है? अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कुछ सीक्रेट वर्ड, तो अब तुम बता सकते हो कोऑर्डिनेशन में क्या क्या कुछ सीक्रेट वर्ड आते होंगे? बताएंगे, बताओ। पहला वर्ड होगा ब्लेम, नहीं, पहला वर्ड होगा सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज अलग अलग डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करता है ना? दूसरा जो MCQ में लिखवाया, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, समझ गए? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ, बताएंगे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, चलो, है ना? सागर किराए दिल्ली पुकारे, क्या पूछे तुमसे? यानी कि हमें ढूंढने हैं सारी कोऑर्डिनेशन, ये ढूंढने हैं। एस से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। किस लाइन, किसी लाइन से पता लग रहा है? बताना जरा। ऐसे शब्द मिलेंगे डिट्टो वर्ड टू वर्ड। इट इज इन द माइंड ऑफ, बताओ, ये ढूंढ लिया मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सीओ से क्या बनता है? नहीं, सीओ से क्या बनता है? कंटिन्यूस। अगर मुझे कंटिन्यूस ढूंढना है तो कंटिन्यूस का सिनोनिम क्या मिलेगा? कंटिन्यूस का सीक्रेट वर्ड क्या मिलेगा? थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, वीकली, डेली, मंथली, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो कहीं लिखा है ऐसा? कहां लिखा है? यानी कि ये शब्द किसके बारे में बात करता है? जी से क्या बनता है? ग्रुप एफर्ट। Every department ensures that within every employee. पढ़ो क्या लिखा है? Every department ensures within the every employee and opinion guiding proper coordination whenever employee take the action। हाँ, ये यानी कि अगर हम बोले क्या, कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या होगा? कंसल्ट, एक दूसरे से कंसल्ट करके, लिखी बात, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिज टीम। तो ये क्या होगा सर? कंसल्ट एंड कंटिन्यूस। यू से क्या बनेगा? यूनिटी किस लाइन से पता लगेगी? टीम वर्क के हिसाब से, या ये बाइंडिंग फोर्स, यानी वेरियस डिपार्टमेंट यूज द बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट हार्मनी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? यूनिटी से काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, हार्मनी, ताकि हमारे बीच में क्या रहे? तालमेल रहे। पी से क्या बनेगा? परवेसिव। परवेसिव वर्ड कौन, कहां मिलेगा सर? एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये
एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, यानी टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी। याद आ गई बात? परवेसिव में क्या होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये क्या दिखाता है? एवरी डिपार्टमेंट परवेसिव। एक और रह गया, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब उन्हें मोटिवेट करके, ट्रेनिंग करके, कि ऐसे वर्ड लिखे हैं, मोटिवेट किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। ये लिखा हुआ है सर, रिजल्ट प्रॉपर। तो ये क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग और मोटिवेट करके कोऑर्डिनेशन कराया जाता है। कोई अपनी इच्छा से नहीं आता तुम्हारी मदद करने, लोगों को मोटिवेट किया जाता है ना? तो ये क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?